गुड मॉर्निंग ऑल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि क्या इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें क्या बात हमने की थी एग्रीकल्चर की। और आज हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट की। तो जो भी लोग प्री देने जा रहे हैं उनके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूरी हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने इतने सारे फैक्ट्स दिए हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स दिए हैं जो सारे के सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। और आप जब मेंस लिखने जाएंगे तो आप मान के चलिए मेंस के अंदर उन्होंने इतना डेटा, इतना आइडियाज़ दे रखे हैं जो आपको आगे जाके काम आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो ये मैंने पूरा कंपाइल किया, टॉपिक ऐसे नहीं दिए, आई मैंने इनको शॉर्ट समरी करके कंपाइल करने की कोशिश की है। ये बड़ा चैप्टर था काफ़ी है। तो टॉपिक क्या है? पहला है वार्निंग साइंस। कि सर्वे बोलता है कि काफ़ी सारी चिंता की बात है। और क्या वार्निंग साइंस है? उन्होंने कोट किया है आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो आ चुकी है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया भर के जो मेजर, जो वनरेबिलिटी के ग्लोबल स्पोर्ट्स हैं, या जहाँ पे फ्यूचर में ज़्यादा चिंता वाली बात आएंगी, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज दिख रहा है, वो स्पोर्ट्स हैं आपके अफ्रीकन रीजन में, साउथ एशियन रीजन में, साउथ अमेरिकन रीजन में, और स्मॉल स्टेट्स और आर्कटिक। इट मीन्स साउथ एशिया एक पार्ट है किसका? उन ग्लोबल हॉटस्पॉट्स का। हम साउथ एशिया में रहते हैं, तो वी आर गोइंग टू विटनेस ए मेजर क्लाइमेट चेंज। दूसरा वार्निंग साइंस क्या है? यूएन एसडीजी की जो रिपोर्ट है, जो पोर्टल है, वो बोलता है 2030 तक 70 करोड़ पीपल या 700 मिलियन पीपल जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट बाय ड्रोट के शिकार हो सकते हैं। तो 30 आने वाला है, तो मीन्स दुनिया भर में 70 करोड़ लोग, 10% पॉपुलेशन दुनिया की डिस्प्लेसमेंट का शिकार बन सकती है ड्रोट के थ्रू। तो ये दो एक मेजर वार्निंग साइन है जो यूएन की दो एक संस्था, यूएन एसडीजी पोर्टल और आईपीसीसी कहती है। देन, और आप जानते ही होंगे हम लोग अभी क्या फोकस कर रहे हैं, पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए वी आर फोकसिंग ऑन ग्रीन ट्रांजिशन। हम सब बात करें किसकी? कि ग्रीन एनर्जी की बात करें, लो कार्बन, हम बात करें लो कार्बन फ्यूल्स की बात करें, लो कार्बन इमिशंस। तो सब चला ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ। लेकिन सर्वे कहता है कि ग्रीन ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं तो ग्रीन ट्रांजिशन इतना आसान नहीं है, उसमें कई सारे टॉपिक्स फंस सकते हैं, और यही आपका मेंस का आंसर बनेगा। ठीक है, क्या इश्यूज है ग्रीन ट्रांजिशन के अंदर? सबसे पहला उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रिसोर्स और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। एक तो पहले ही जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो आपकी हैं वो क्या नहीं दे रही हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़ पहले ही फंडिंग नहीं दे रही है, ना वो फंड दे रही है ना वो टेक्नोलॉजी दे रही है। लाइक यूएस, यूरोप ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना ही वो फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एक बड़ा इशू ये है। एंड सबसे बड़ा इशू आता है कि स्किल ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। और क्यों हमको चाहिए? क्योंकि जो बात आती है ग्रीन एनर्जी की, जब बात आती है ग्रीन एनर्जी की, तो हम बात करते हैं किस टॉपिक को लेके? हम बात करते हैं विंड एनर्जी, हम बात करते हैं सोलर एनर्जी, हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये सारे सेक्टर क्या होते हैं? दीज ऑल आर स्किल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव सेक्टर्स। यहाँ पे आम आदमी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, हम अगर कोयले वाली फील्ड में जाएँ, हम कोल इंडस्ट्रीज में जाए, या वहाँ कहीं और भी जाए, तो वहाँ पे नॉन जो स्किल्ड पीपल है वो भी काम कर सकते हैं, उनको सिखा दो तो। लेकिन विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब टेक्निकल स्किल्ड एस्पेक्ट हैं, तो हम भी नीड स्किल रिसोर्सेस, और वो नहीं है। तो एक इशू आ रहा है किसमें? ग्रीन ट्रांजिशन में। देन आपके डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़, हर गवर्नमेंट क्या चाहती है? फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ एशिया की बात करें या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे वांट टू डेवलप, दे वांट टू इम्प्रूव देयर पैरामीटर्स, लाइक पॉवर्टी कम करनी है, उनको पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, तो उनको वहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट करने जाएंगे तो फिर ग्रीन ट्रांजिशन वो कर नहीं सकते क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है। देन, जो डेवलप कंट्रीज पैसा क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि उनके पब्लिक फाइनेंसेस ऑलरेडी क्या चल रहे हैं? स्ट्रेस्ड चल रहे हैं। यहाँ मीनिंग क्या है स्ट्रेस्ड का? आप देख ही रहे होंगे दुनिया में आप पा रहे हैं दे रिसेशन, दुनिया भर में आप देखते हैं इन्फ्लेशन का इशू चल रहा है। तो उनके पास उनके हाथ बंधे हुए हैं, और पैसा लाए कहाँ से? मार्केट ग्रो नहीं कर रहा, मार्केट इस समय लो चल रहा है, तो स्ट्रेस्ड है, तो वो पैसा दे नहीं सकते। देन प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं कि लाइक मानो गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो कौन देगा? प्राइवेट सेक्टर देगा। तो वो भी नहीं दे पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं। अगर आप ग्रीन एनर्जी में जाते हैं, लाइक हाइड्रोजन, विंड, या कोई भी टॉपिक में जाते हैं, इट रिक्वायर्स टाइम। तो ये सारे प्रोजेक्ट कैसे होते हैं? दे हैव लॉन्ग जेस्टेशन। तो ये लंबे दौर के होते हैं, तो इसलिए वो ना तो उनकी विलिंगनेस है और ना ही उनके पास कोई ऐसा इंसेंटिव्स है कि हम लॉन्ग टर्म में जाएँ तो उनको क्या इंसेंटिव्स मिलेगा।
तो दे आर नॉट फाइंडिंग सच काइंड ऑफ इंसेंटिव्स, या उनकी विलिंगनेस नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग भी क्या हो गई है, रुक गई है। देन हर कंट्री क्या चाहती है, एनर्जी सिक्योर होना। हर कंट्री चाहती है कि हम क्या हो जाएं, एनर्जी सिक्योर हो जाए। पहले क्या इंश्योर होनी चाहिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, फिर बात करेंगे। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है सर्वे ने, मैं आपको वो शो करता हूँ, क्या वो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। अभी हाल ही के दिनों में कंट्रीज, जो यूरोप की कंट्रीज है, उन्होंने कोयले का यूज़ करना शुरू किया। तो उन्होंने रशियन ऑयल, रशियन गैस को, क्योंकि सप्लाई दिक्कत दे रही थी, उसको काउंटर करने के लिए या रशिया को मीन्स बाइकआउट करने के लिए दे मूव टुवर्ड्स द कोल। दुनिया भर में कोल को यूज़ करने की बात चल रही है, लेकिन मीन्स कोल को फेज आउट करने की बात चल रही है, लेकिन यूरोप की कंट्रीज ने कोल को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये जो उनका बिहेवियर है 2022 का, ये शो कर रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी पहला कंसर्न है। तो जब जो यूरोप जो कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहा है बाय 2050, वो कंट्री जो एक्सट्रीमली फोकस है क्लाइमेट चेंज को लेके, वो कंट्रीज भी कोल का यूज़ कर रही हैं। क्यों? जब उनके पास सप्लाई का इशू आया। तो ये एक ग्रेट एग्जांपल है कि पहले क्या इंश्योर करना होगा, एनर्जी सिक्योरिटी, बाद में जाएंगे क्लाइमेट चेंज या ग्रीन ट्रांजिशन को लेके। तो ये ग्रेट एग्जांपल है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सर्वे ने कोट किया। देन तीसरा इशू है अवेलेबिलिटी ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स। ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं पूरा टॉपिक, कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं या जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, लाइक हम कॉपर की बात करें, लिथियम की बात करें, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ये कैसे हैं, हाईली ये वेरिएबल हैं अवेलेबिलिटी में, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो इशू आता है। देन इशू क्या है, जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, वो चेंज चाहते नहीं हैं, वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करना चाह रहे। आप उनको बोलो पब्लिक व्हीकल का यूज़ करो, बाइसिकल्स चलाओ, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब जनता साथ नहीं देगी तो फिर कैसे होगा ग्रीन ट्रांजिशन। इसीलिए फंसा हुआ है मामला किसका, ग्रीन ट्रांजिशन। इतना आसान नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। एक सर्वे किया था OECD सर्वे, जो संस्था है, जो ग्रुप है OECD, उनका ये सर्वे था। उन्होंने पूछा डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों से, तो वहाँ के सिटीजन्स ने दिखाया रिलक्टेंस, वो मतलब मना कर रहे हैं कि हम लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे हम फ्लाइंग की बात कर रहे हैं और खाने को लेके। इट मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब बात होती है, या हम बोलते हैं कि खाने में चेंजेस लाओ, वो किसी में तैयार नहीं है जिससे कि इमिशंस कम हो जाए। तो फिर कैसे काम चलेगा। और इसका एक और एग्जांपल है, अभी यूरोप में कई जगह कार्बन प्राइसिंग चालू किया गया था। फॉर एग्जांपल फ्रांस ने ट्राई किया तो 18 में वापस ले लिया। अभी स्विट्जरलैंड ने प्रपोजल जारी किया था 21 में, तो रेफरेंडम में जाके वो डिफीट हो गया। इट शोज़ कि सिटीजन्स एक्स्ट्रा इफर्ट डालने की वो बात कर ही नहीं रहे, वो चेंज होना नहीं चाहते हैं। तो फिर अगर जनता चेंज होना ही नहीं चाहेगी तो फिर ट्रांजिशन कैसे होगा। एंड एक और लास्ट टॉपिक है जो इशू है ग्रीन ट्रांजिशन में, ये एक इकोनॉमिस्ट ने कोट किया था। उन इकोनॉमिस्ट का कहना है, अगर आप बड़ी मात्रा में इमिशन रिडक्शन पे जाते हो, इफ़ यू गो टुवर्ड्स लार्ज स्केल इकोनॉमिक रिडक्शंस, तो आपको क्या मिल जाएगा, इकोनॉमिक डिसरप्शंस हो सकते हैं। तो आपको स्लो स्लो मूव करना है। सडनली अगर आप चाहते हो कि लाइक मैं कोल को फेज आउट कर दूँ, लाइक मैं कोल हटा के मैं क्या ला दूँ, मैं सोलर एनर्जी ला दूँ या मैं विंड एनर्जी सडनली ला दूँ, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर एक लार्ज स्केल इकोनॉमिक डिसरप्शंस आ सकते हैं। तो जो ऑलरेडी इकोनॉमी चल रही है आपकी डाउन, वो और डाउन जा सकती है, मीन्स वर्ल्ड कैन विटनेस रिसेशन। तो उन्होंने ये भी वार्न किया है। तो इतने सारे इश्यूज हैं जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, ग्रीन ट्रांजिशन को लेके। ना हम बात करते हैं, तो हमने देखा कि इश्यूज है ग्रीन ट्रांजिशन में, वार्निंग्स भी है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने पहले आप पता ही है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें उन्होंने 8 प्लान जारी किए। तो आपने पता होगा, एक वाटर पे है, एक सोलर एनर्जी पे है, विंड पे है, देन आपके हिमालय पे है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे है, सस्टेनेबल हैबिटेट पे है। तो ऐसे जो ये 8 थीम्स हैं, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 के हैं ये। देन आपकी हम बात करते हैं, दूसरा है नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका अडेप्टेशन फंड है, जिसमें 15-16 को बनाया गया है, जिसकी जो प्रोसीड्स है वो जाती है आपकी
अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स को लेके। देन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने अपना जो एनडीसी है, जो हम 2015 में दिया था पहले, वो हमने रिवाइज कर दिया है। एनडीसी मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन हमने नया जारी कर दिया है। इसके अलावा हम लोग नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम चला रहे हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। तो उन दोनों को बचाने के लिए वी आर रनिंग कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम। यानी आप जानते ही हमने CRZ नोटिफिकेशन जारी कर रखे हैं, और किसके अंदर जारी किए हैं ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इट इज़ अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके। इसके अलावा हमने लगातार हमारी साइट्स को प्रिजर्व किया है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम। तो हमने क्या कर रखा है, हमने इकोसिस्टम जो है हमारा उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका एक एग्जाम्पल है क्या, इंडिया में 75 रेमसार साइट्स हो गई हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है, क्योंकि आज से 3 साल पहले सिर्फ 26 ही थी, उसका हमने 49 ऐड कर लिए। तो इट शोज़ कि गवर्नमेंट कितना सीरियस है इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए। हमने वेटलैंड्स बचाई हैं। रेमसार कन्वेंशंस जो होता है, इट इज साइट ऑफ वेटलैंड्स, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की होती वो होती रेमसार साइट्स। हमने वेटलैंड्स को बचाया है। नाउ वी हैव 75 वेटलैंड्स अंडर रेमसार कन्वेंशन। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। नाउ जो हम बात कर रहे थे, हमने नया एनडीसी लाया है। तो क्या है हमारा नया एनडीसी? एनडीसी मीन्स नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या है, तो हमने 5, 6, 7 एस्पेक्ट की लिस्ट दी है। वो लिस्ट क्या है? सबसे पहला तो हम सस्टेनेबल लाइफ को फोकस करेंगे। अगर हम बात करें तो वी विल फोकस ऑन सस्टेनेबल लाइफ, सस्टेनेबल लिविंग पे फोकस रहेगा हमारा। जो हमारे वैल्यूज़ पे टिकी हुई है, दैट इज़ बेस्ड ऑन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। जो मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हम इस प्रकार से जिएंगे कि हमारी लाइफ सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। पहला हमारा एनडीसी ये है। दूसरा, हमारा जो इकोनॉमिक, जो हमारा डेवलपमेंट का पाथ होगा, इट विल बी क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ। हमने अनाउंस किया है, हम जो भी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, इट विल बी क्लाइमेट फ्रेंडली, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और इट विल बी ए क्लीनर पाथ, जिसमें पॉल्यूशन एमिशंस क्या होंगे, कम से कम होंगे। इसके अलावा हमने टारगेट चेंज किया है। हमारा जो एमिशंस इंटेंसिटी है वो हम 45% कम करेंगे 2030 तक 2005 के मुकाबले। तो हमने इसको इंक्रीज़ किया है। इससे पहले वाले एनडीसी में 33% था, नाउ ये कर दिया है हमने 45। मीन्स हमारी एमिशंस इंटेंसिटी, जो एमिशंस हमारी इंडस्ट्रीज करती हैं, वो हम 45% तक कम कर देंगे उस रेशियो को, EI टू GDP का रेशियो। ओके। तो ये क्रूड इंटेंसिटी नहीं है ना, विद एस्पेक्ट टू GDP हम लोग बात कर रहे हैं। देन हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी उसका 50% कहाँ से आएगा? नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा। तो ये भी हमने अपडेट किया है। अभी हमारा 40% था, 50 हमने कर दिया है, और 40 को हमने अचीव कर लिया है। वी अचीव द 40। ना हमने उसको अपडेट कर लिया है, 50% हम करेंगे 2030 तक। याद रखिएगा, नॉन फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं किया है रिन्यूएबल, वर्ड क्या यूज़ किया है हमने? नॉन फॉसिल फ्यूल। तो इट इंक्लूड्स सोलर, विंड, हाइब्रिड वाटर, या मीन्स हाइब्रिड हम बोलते हैं जो, या आपका स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें आता है, न्यूक्लियर भी इसी के अंदर आता है। ओके। नॉन फॉसिल मतलब फॉसिल को हटा के सारी। इसके बाद हम कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 2030 तक। ये अनचेंज्ड है, ये पहले भी यही हमारा एनडीसी था, और ये वापस से उन्होंने सेम रखा है कि 2.5 से 3 जो बिलियन टन ऑफ CO2 है वो हम उसको बनाएंगे फॉरेस्ट से, हम उसको इमिट, मतलब हम कम से कम करके दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो ये हमारा चेंज नहीं हुआ है। 2-3 थे पहले मेजर, जिसमें 2 हमने चेंज किए। दिस इज एक ये भी एक क्वांटिटी वाला एक एग्जांपल है, ये भी क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी। तो 2 चेंज कर दिए, एक चेंज नहीं किया है। इसके अलावा क्या करेंगे? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी किस में? जो क्लाइमेट चेंज वनरेबल सेक्टर्स है, ऐसे सेक्टर्स जो वनरेबल होते हैं किसको? क्लाइमेट चेंज को, लाइक एग्रीकल्चर, वाटर, हिमालय, कोस्टल, हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट इसमें एक्स्ट्रा पैसा लगाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट फंड व्यवस्था करेगी, मीन्स फंड को मोबिलाइज करेगी। डोमेस्टिक फंड भी होगा
एडिशनल फंड भी लिए जाएंगे डेवलप कंट्री से ताकि हम मिटिगेशन अडेप्टेशन कर सके, तो मीन्स वी विल मोबिलाइज फंड आल्सो। एंड लास्ट में हम कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन। तो हम जो भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है वी विल वर्क ऑन दैट। तो ये सब क्या है इंडिया के अपडेटेड एनडीसी। आपको याद रखना है 2 चेंज कर दिए हैं, जो हमारा था जो टारगेट था एक अनचेंज रखा है। तो मैंने आपको दिखाया अभी, तो मैं उसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल से कितनी एनर्जी हो गई है। तो स्टार्टिंग में कम थी, नाउ वी हैव क्रॉस्ड, जो हम बात करते हैं हमने 40 वाला मार्क क्रॉस कर लिया है। इट मीन्स वी हैव अचीव्ड आवर एनडीसी। फोकस हमारा है कि लो कार्बन इकोनॉमी। इट मीन्स कि हम चाहते हैं कि हमारे जो कार्बन इमिशन है वो कम हो जाए, स्पेशली उन सेक्टर्स में जहाँ पे बड़ा मुश्किल है, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स, रिफाइनिंग, मिथेनॉल, यहाँ पे बड़ा मुश्किल है कम करना, तो ग्रीन हाइड्रोजन इनको कम कर सकता है। दूसरा, इट विल बूस्ट इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हम सिक्योर हो जाएंगे कि हमारे पास एक और सोर्स है एनर्जी का। एंड थर्ड, ये कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जब हम प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह की, तो इट विल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो क्या है मिशन हमारा, तो ये जनवरी 4, 2023 को लाया गया। अराउंड 20,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, क्या काम है मिशन का, ये डिमांड क्रिएट करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, यूटिलाइजेशन कराएंगे, और क्या करेंगे हम एक्सपोर्ट करेंगे किसका, ग्रीन हाइड्रोजन का। तो डिमांड, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का हम लोग काम करेंगे, और 2030 तक अराउंड इसमें 8 लाख करोड़ का हम मोबिलाइजेशन करके दिखाएंगे। तो ये हमारा एक विज़न है ओवरऑल। देन क्या करने वाले हम लोग, हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 5 मीट्रिक टन पर एनम क्या हो जाए, हमारी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाए। कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हम हर साल ग्रीन हाइड्रोजन बनाने लगे। दूसरा क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स हमारा है उसको हमें कम से कम 1 लाख करोड़ जो है वो कम करना है, और 6 लाख जॉब्स हमको क्रिएट करेंगे इसके थ्रू। देन हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कम से कम ये 125 गीगावाट कैपेसिटी को ऐड करेगा, एंड अराउंड 50 मिलियन मीट्रिक टन ये एनुअल जीएचजी इमिशंस को कम करके दिखाएगा। ऐसा हमारा विज़न है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेके। देन इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट दे रही है फिनेंशियल इंसेंटिव्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, या आप जो इलेक्ट्रोलाइजर्स है जो ज़रूरी हैं इसको लेके, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, उसको लेके। ग्रीन हाइड्रोजन वो होता है जिसको हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल्स, कि जहाँ पे हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन। कि क्योंकि हाइड्रोजन फ्रीली अवेलेबल नहीं होता एटमॉस्फेयर, मीन्स आपको उसको अलग करना पड़ता है। तो अलग करने के प्रोसेस में अगर आप किसका यूज़ कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का, क्लीन एनर्जी का, तो क्या कहलाता है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो हम वो करने जा रहे हैं, तो आपको मिलेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। वो रीजन्स जहाँ पे बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो सकता है किसका, ग्रीन हाइड्रोजन का, वो बनाए जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। तो ये भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मीन्स गवर्नमेंट क्या बना रही है, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, जहाँ पे बड़ी मात्रा में हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन प्रॉपर स्टैंडर्ड्स लाए जाएंगे, रेगुलेशंस लाए जाएंगे इसको लेके। पीपीपी पे काम होगा आर&डी में, कि जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं उस हम इस फील्ड में काम करेंगे। और लास्ट में क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग काम करेंगे। तो इतना सारा हमारा ब्रॉड विजन है किसको लेके, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेके। तो पोटेंशियल क्या है, नीति आयोग रिपोर्ट कहती है कि अगर हम इस पर काम कर रहे हैं तो बाय 2030 तक इंडिया में 8 बिलियन का मार्केट होगा ग्रीन हाइड्रोजन का, और बाय 2050 विल हैव $340 बिलियन मार्केट। तो इट शोज़ कि इंडिया में अच्छा पोटेंशियल है किसका, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके। और उनका मानना है 2050 तक हम अराउंड 3.6 गीगा टन्स ऑफ जो CO2 है वो उसका इमिशन जो है इतना रिडक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये विज़न, ये पोटेंशियल है जो हम फ्यूचर में कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या लेके आए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। मैंने एक बात की थी पहले टॉपिक में, ग्रीन जो आपका ट्रांजिशन है उसमें इशू आ रहा है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो लाइक कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकल या रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ये बड़े ज़रूरी हैं, दे आर क्रिटिकल। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना हो, बैटरीज बनाना हो, या फिर सोलर पावर या विंड एनर्जी हो, क्योंकि इन सब में इनका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैग्नेट्स बनाओगे
जो विंड में यूज़ होती हैं, जहाँ कहीं भी यूज़ होती हैं, तो उसमें आपको लगता है क्या, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगेंगे, तो हमको वो नीड होती है। और दूसरी बात ये, जो आपका फॉसिल फ्यूल में जो जितने मिनरल्स चाहिए होते हैं, उनसे ज़्यादा मिनरल्स किस में लगते हैं आपको, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। तो मीन्स एक सोलर पावर प्लांट में या एक विंड एनर्जी प्लांट में वी रिक्वायर्ड मोर मिनरल्स देन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स। तो इसलिए इनकी नीड भी ज़्यादा है, चाहिए थी लेकिन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। और एक ये एक एग्जाम्पल है किस प्रकार से कंसंट्रेशन है किसका, क्रिटिकल मिनरल्स का। कॉपर की बात करें, कॉपर इस सबसे ज़्यादा चिली के अंदर है, लिथियम ऑस्ट्रेलिया में है, निकल इंडोनेशिया में है, कोबाल्ट आपका डेमोक्रेटिक जो डीआर कोंगो में है, रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना में। तो ये एक टेबल जो दी है ना, ये टेबल अपने आप में पूरा एक क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार से चलता है। तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी, उनको बोला है कि आप इसमें स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व्स बनाएं, जैसे हम बनाते हैं पेट्रोलियम रिजर्व, ताकि सप्लाई कंटिन्यू बने रहे। दूसरा, काम करें किस पे, मिनरल को एक्सप्लोर करें, प्रोसेस तो करें, और साथ में रिसाइकलिंग, रीयूज़ और रीपर्पसिंग R3 टेक्नोलॉजीज़ पे काम करें, किस प्रकार से हम मिनरल्स को रीयूज़ रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सप्लाई का इशू आएगा और इंडिया में इतना पोटेंशियल है भी नहीं रिजर्व्स को लेके। इसी को लेके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी क्या करा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक कंपनी बनाई है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो नाल्को, HCL और MECL से साथ में काम करके क्या करती हैं, दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स को क्या करती हैं, वो वहाँ पे हासिल करती है, जो भी बाहर आपके रिजर्व से उन पे वहाँ पे एक्सेस पाती है, उनको एक्वायर करती है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। तो मैंने कुछ स्टेप्स दिखाए थे, इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने MOU साइन किया है, जहाँ पे हम क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को साथ में क्या करेंगे, मीन्स माइनिंग करेंगे उसकी। तो ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। ये दो हमने क्या करें, हमने ये दो स्टेप्स लिए, हमने बनाया है काबिल और दूसरा हमने MOU साइन किया है, दो हमने बड़े काम किए। देन एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है LT लीड्स, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो इंडिया ने ये स्ट्रेटेजी अभी COP27 में रिलीज़ करी कि हम फोकस कर रहे हैं LT लीड्स पे। तो क्या है, लो एमिशन, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो उसमें हमने कहा है, गवर्नमेंट ने कई सारी लिस्ट दी है उनको, उन्होंने कहा है कि हमारा जो नेशनल रिसोर्सेस हैं हम उसको रेशनली यूज़ करेंगे। पहली बात तो वी विल रेशनली यूज़ अवर नेशनल रिसोर्सेज। जो ट्रांजिशन होगा फॉसिल फ्यूल से, उसको हम जस्ट मैनर में, स्मूथ सस्टेनेबल मैनर में करेंगे और इंक्लूसिव मैनर में, ताकि कोई छूटे ना, किसी को दिक्कत नहीं आए। तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो कैसा होगा, सस्टेनेबल नेचर का होगा। देन ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपांशन करेंगे, हमने देख ही लिया वो वाला पॉइंट। देन न्यूक्लियर जो कैपेसिटी हमारी है न्यूक्लियर एनर्जी की, उसको 3 गुना बढ़ाएंगे बाय 2032। देन हम बायोफ्यूल्स का यूज़ बढ़ाएंगे, स्पेशली हम क्या करेंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में। और हमने टारगेट रखा है कि बाय 2025 हम कितना कर देंगे, 20% इथेनॉल ब्लेंड कर देंगे पेट्रोल के अंदर। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेनिट्रेशन को बढ़ावा देंगे, मीन्स हम बूस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को। देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जनता के लिए और फ्रेट के लिए। और फ्रेट एंड पैसेंजर्स विल मूव टुवर्ड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट होगा। इट इंक्लूड्स, हम बनाएंगे स्मार्ट सिटीज़, हम करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट, और हम रिसोर्स का सही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक आपने देखा होगा, ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे हम लोग, है ना, ग्रीन बिल्डिंग कोड, ताकि जहाँ पे नेचुरल लाइट्स आए, नेचुरल एयर आए, वो हम काम करेंगे। और जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, मीन सेल्फ रिलायंट भारत, हम उस पर काम करेंगे। ये पूरी स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, LT लीड्स। तो कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे पॉइंट्स लिखने, प्री में आ जाए कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, तो इनमें से कोई पॉइंट होगा आप उसको मार्क कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट, अभी हाल ही में COP27 हुई थी इजिप्ट में, शर्म अल शेख जगह थी, वहाँ पे ही पूरा प्रोग्राम हुआ था। तो हम उसकी बात करें, शर्म अल शेख जो आपकी जगह थी, वहाँ पे COP27 हुई। तो COP27 की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है इशू, उसमें ये है कि फोकस कर रहे हैं किस पे, लाइफ मूवमेंट पे। तो मैंने बताया था लाइफ मूवमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक पूरा गोल है। जो मूवमेंट प्रो पीपल होगा,
प्रो प्लानेट होगा, जहाँ पे हम वर्ल्ड को शिफ्ट करना चाहेंगे। अभी जो हो रहा है माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजप्शन, हम बिना कुछ सोचे समझे कंजप्शन कर ही जा रहे हैं, उसको हटा के हम कहाँ पे जाएंगे, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम किस प्रकार से बेहतर तरीके से क्या कर सकें, रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें, हम उस पर जाएंगे। तो हमने लाइफ का बात करी है। देन गवर्नमेंट ने जस्ट ट्रांजिशन एंड मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम पे काम किया है, किस प्रकार से हम मिटिगेशन पे काम कर सकते हैं। एक ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है और फोकस हुआ है किस पे, जो अडेप्टेशन को लेके फाइनेंस है वो डबल किए जाए। नाउ गवर्नमेंट ने एक डाटा दिया है कि जो हमारी सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन सर्वे रिपोर्ट, तो वो क्या बोलती है, कुछ नया उन्होंने फैक्ट दिए। नए फैक्ट क्या है, इंडिया में कार्बन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ 704 मिलियन टन्स। देन अगर हम सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, ये उसके बाद है एमपी में। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है ना वो एमपी में है, लेकिन जो कार्बन स्टॉक है वो ज़्यादा किस में है, अरुणाचल प्रदेश में। क्या होता है कार्बन स्टॉक, जो आपके फॉरेस्ट होते हैं जो स्टोर करके रखते हैं कार्बन को, दैट इज़ कार्बन स्टॉक्स, तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम जाएँ किस में, पर हेक्टेयर में जाते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर सबसे सामने आता है, JNK फर्स्ट है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है, मैंग्रोव क्रॉप कवर जो है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। ये रिपोर्ट बोलती है, ये मैं शो कर रहा हूँ कि 2011 में 6941 था, नाउ इट इज 7204, मीन इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। देन ये भी शो कर रहा है मैनग्रोव कवर भी लगातार क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग। मैनग्रोव एक स्पेशल स्पीसीज है जो सोल्ट रेजिस्टेंट होती हैं, जो कहाँ मिलती हैं, कोस्टल आपको स्टेट्स में, कोस्टल एरियाज में मिलती हैं मैनग्रोव। ओके, देन एक एग्जांपल है कि इंडियन गवर्नमेंट किस प्रकार से रिन्यूएबल्स को बूस्ट दे रही है। तो एक रिपोर्ट है रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, जो बोलती है कि पिछले 7-8 सालों में हमने 78 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है। इट शोज इंडिया इज ए टॉप डेस्टिनेशन इन रिन्यूएबल्स, कि 78 बिलियन का हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो ये रिपोर्ट शो करती है कि इस प्रकार से पिछले 7-8 सालों में लगातार +10 हम लोग मूव कर रहे हैं, लगातार क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसका, रिन्यूएबल्स में। हाँ, तो एक और टॉपिक है आपके लिए, और वो है कि गवर्नमेंट ने एक पूरा एक स्कीम या हम बोलते हैं प्रोजेक्ट चालू कर रखा है, डेट इज़ कोहिलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रा। तो याद रखिएगा लॉन्च कब हुआ है, अभी तक ये हुआ है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट जो 19 में हुई थी न्यूयॉर्क में, वहाँ पे लॉन्च किया है ना। ये COP27 में नहीं है, तो गलती मत करना, आप COP लगा के आ जाओ तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ओके, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। इसमें क्या है, इसमें आपकी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, UN एजेंसी से, मल्टीलेटरल बैंक से लाइक वर्ल्ड बैंक, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर भी है, एकेडमिक भी है। इट मीन्स इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स का उन्होंने पार्ट ले रखा है, अकेली सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करें इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये रेजिलियंस की बात कर रहे हैं इंफ्रा सिस्टम्स में, कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट से जो डिजास्टर रिस्क लगातार निकल के आ रही हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए CDRI लाया गया है। नाउ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो ये आपका एक टॉपिक है, और इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कंपनीज और कंट्रीज दोनों मिलकर काम करेंगी, किस प्रकार से हम पेरिस एग्रीमेंट को बढ़ावा दे सकें। इसको लॉन्च किया है स्वीडन और इंडिया ने उसी क्लाइमेट समिट में जिसमें हमने लॉन्च किया है CDRI, तो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद हम लोग बात करें इनका काम क्या है, काम है इनका लो कार्बन पाथवेज, कि किस प्रकार से हम इंडस्ट्रीज इमिशन कम करें, ताकि इमिशन कम हो और उससे हम लोग क्या कर सकें, लो पाथवे, लो कार्बन पाथवे पे जा सकें, उसके लाए हम लोग लीड IT। देन ये पूरा टॉपिक आपका है बायोडाइवर्सिटी को लेके। इसमें अच्छी बात ये कि गवर्नमेंट ने कई सारे फैक्ट्स दिए हैं, जिनको आप अपने ऐसे में या अपने GS के आंसर्स में आप उसको इजीली कोट कर सकते हैं। जैसे क्या फैक्ट्स हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि मई 22 जो है, May 22 इट्स बायोडाइवर्सिटी डे। देन इंडिया दुनिया मीन्स वर्ल्ड में 8, एशिया में 4th मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में आता है। तो इंडिया की रैंक है वर्ल्ड वाइज, तो हम 8th हैं, एशिया में हम लोग 4th हैं। इट शोज़ कि जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया की एक मेजर प्लेस है।
क्रॉप डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया 8th पोजीशन पे आता है, और अराउंड 62% जो एम्फीबियंस हैं जो रिकॉर्डेड हैं वो इंडिया में क्या है, एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब होता है कि जो सिर्फ एक ही जगह मिले, दूसरी जगह कहीं नहीं मिले। इट मीन्स अगर वो इंडिया में एंडेमिक है, वर्ल्ड में कहीं और वो नहीं मिलते होंगे। देन अभी COP15 हुआ है, CBD, इट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मॉन्ट्रियल में। ये CBD एक रियो अर्थ समिट से ही निकला है। ये जो CBD हम बात करते हैं ये भी आपके रियो समिट से ही निकला है। ओके, तो यहाँ पे कई सारी डील्स हुई हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन प्री में बन सकता है कि कौन सा एक आउटकम नहीं है COP15 ऑफ मॉन्ट्रियल का। तो क्या हुआ है, उसमें बात हुई है कि कम से कम 30% जो वर्ल्ड की लैंड है या वाटर एरिया है उसको कंजर्व करना है। कम से कम 30% वाटर एंड टेरिस्टेरियल एरिया को कंजर्व करना है। अभी 70% लैंड और 10% वाटर, मीन्स 17% टेरिस्टेरियल एरिया अभी कंजर्व है, हमको 30 करना है। और जो 10% वाटर रिजर्व है उसको हमको 30 करना है। कंजर्व मीन्स इट शुड बी प्रोटेक्टेड एरियाज। इसके बाद हमको जो एरिया से जो रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में या हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस है उसको नियर जीरो करना है, लाइक वेस्टर्न घाट्स, लाइक नॉर्थ ईस्ट जो काफ़ी रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में, उनमें होने वाले लॉस को हमको ज़ीरो करना है। तीसरा, दुनिया के ग्लोबल फूड वेस्ट जो लगातार बढ़ रहा है, फूड वेस्ट को हमको हाफ करना है कम से कम। और साथ में ओवर कंजम्पशन, अगर आप ज़्यादा वो खाते हो पिज़्ज़ा बर्गर तो वो हमको कम करना है। देन इसके बाद लास्ट में हमको क्या करना है, जो लगातार एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो एक थ्रेड पॉइज करते हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स, हजार्डस केमिकल्स, हमको उनका ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप देखते होंगे कि जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स में आप जानते हैं कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या जो भी केमिकल्स पानी में आ रहे होते हैं, तो उसको हमें एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को रोकना है। मीन्स हमें ओवर फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना है, एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना है। ये सारे पार्ट किस में आते हैं, इस CBD के मॉन्ट्रियल जो हमने डील की है। इसके बाद बड़ा पार्ट क्या है कि वो सब्सिडीज़ जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म करती हैं उसको हमको कम से कम फेज आउट करना है। कब तक, 2030 तक। ठीक है, तो ये उन्होंने एक काम किया है कि आपको सब्सिडीज़ को कम करना है उन चीज़ों के लिए जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म करती, लाइक पेस्टिसाइड्स वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। और साथ ही में आपको पॉजिटिव इंसेंटिव्स भी देने हैं, किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। कि जो भी लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल यूज़ में काम कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव इंसेंटिव्स दो, लाइक उनको कुछ ना कुछ स्कीम्स दो ताकि वो और ऐसा अच्छा काम करें। कम से कम 200 बिलियन पर ईयर को आपको फंडिंग चाहिए होगी, 2030 तक आपको ये काम करना है। उन फंडिंग को हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में लगाएंगे, $200 बिलियन की फंडिंग। और साथ में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ पैसा देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, वो कम से कम इंक्रीज़ करना है, कम से कम 20 बिलियन पर ईयर बाय 2025। तो कम से कम $20 बिलियन की हमको फंडिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग को देना पड़ेगा ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को बचा सके। तो इतना सारा ये सारा काम हुआ है मॉन्ट्रियल की COP में। तो ये कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखिएगा। देन गवर्नमेंट ने कहा है, हमने चालू किया है प्रोजेक्ट चीता, ये आपने सुना ही होगा। ये वर्ल्ड का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक बड़ा एस्पेक्ट है कि दुनिया में इतना बड़ा काम पहली बार हुआ है। इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था और लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ में देखा गया था। ओके, क्यों ला रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये ओपन फॉरेस्ट को रिस्टोर कर सकता है और जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उनको ठीक कर सकता है, क्योंकि ये कीस्टोन स्पीसीज होती हैं जो ग्रासलैंड में रहती हैं। तो इनके आसपास ही क्या होता है, ग्रासलैंड डेवलप करता है। साथ में हम शो करना चाह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, लाइक वाटर सिक्योरिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, वो बेहतर होगा। क्योंकि जब ग्रासलैंड आपका मीन्स अपग्रेड हो जाएगा, मीन्स हम बात करें तो रिस्टोर हो जाएगा, इट मीन्स ये सारी सर्विसेज भी आपके साथ में चलेंगी। एंड सबसे लास्ट में हम लोग बात करें, सबसे लास्ट में बात है कि आपको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं, किनको, लोकल कम्युनिटीज़ को, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली जो लोकल कम्युनिटी है उनको भी फ़ायदा मिलेगा इसके थ्रू, चीता के थ्रू। इसके अलावा इंडिया ने कुछ और फैक्ट्स दिए।
हमारे पास टोटल 53 टाइगर रिजर्व है, वी है 53 टाइगर रिजर्व, टोटल स्टेट्स में 18। इट मीन्स हमारे यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है, टोटल 18 स्टेट्स में टाइगर रिजर्व है, और दुनिया की 75% का जो पॉपुलेशन है टाइगर का वो हमारे यहाँ पे रहता है। अराउंड 3000 हमारे पास टाइगर हैं इस समय, और हमने जो टारगेट था डबल करना है किसको, टाइगर्स को, हमने 2018 में ही कर दिया, जबकि टारगेट था 22 में। तो मीन्स हम आगे चल रहे हैं 4 साल, ठीक है। जो T/X2 का जो हमने टाइम रखा था हम उससे पहले ही काम चल रहे हैं। हमारी 17 टाइगर रिजर्व्स हैं जो CA या TS इंटरनेशनल एक्रीडेटेड है कहीं ना कहीं, मीन्स कंजर्वेशन अश्योर्ड उनको मिला है स्टेटस, और 2 को मिला है T/2 अवार्ड, मीन्स T जो डबलिंग का अवार्ड है वो आपको 2 हमारे जो हैं उनको मिला है टाइगर रिजर्व्स को। इसके साथ ही हम बात करें तो एशियाटिक लोयंस जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है, मीन्स अराउंड 674 वो पहुंच गए हैं, और लास्ट में हमारे यहाँ पे चीता भी, मीन्स लेपर्ड भी बढ़े। तो तेंदुआ जो होते हैं लेपर्ड्स, वो उनकी संख्या भी 12,000 क्रॉस कर गई है। इट शोज़ कि इंडियन गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट इफ़र्ट्स किए हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। देन हम लोग बात करें, देन गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट में ये काम किया है कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 लेके आए हैं। 1972 का जो एक्ट था वो अमेंड कर दिया गया है और नया लाया गया है। इसमें जो स्केड्यूल्स थी पहले 6 थी, अब जो 6 स्केड्यूल्स थी वो हट के अब 4 रह गई हैं। पहले 6 थी अब 4 रह गई हैं। ओके, तो इसमें 2 किसकी रह गई हैं, प्रोटेक्टेड एनिमल्स की। पहले जो 4 थी वो अब 2 बची हैं सिर्फ। बर्मिन का जो पूरा 5th स्केड्यूल था, पहले 5th स्केड्यूल बर्मिन को लेकर था कि हम किसी को बर्मिन अनाउंस कर सकते हैं, वो पूरा हट गया है। उसकी जगह नया स्केड्यूल आ गया है किसका, कि जो स्पीसीज साइट्स में मेंशन है उनको इंक्लूड कर दिया गया है एक के अंदर। तो चेंजेस क्या हुए, बर्मिन बाहर आ गए हैं और साइट्स वाले अंदर आ गए। इसके अलावा ये एक्ट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो चाहे तो कोई भी वो रेगुलेट कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ का। मीन्स अगर आप इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ का कुछ भी उनका ट्रेड को वो प्रोहिबिट या रेगुलेट कर सकती है, ये उनको पावर दी गई है इन्वेजिव स्पीसीज़ को लेके, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद प्लास्टिक वेस्ट की बात है। एक डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, हमारे ग्लोबल जो प्लास्टिक का कंजम्पशन है वो है 28 kg, इंडिया में है 11 kg। मीन स्टिल हमारे यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट पर कैपिटा जनरेशन काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड। मीन्स हम प्लास्टिक का यूज़ कम करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइंस लाई है प्लास्टिक पैकेजिंग को लेके, जिसमें शामिल है EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें क्या हो रहा है, जितने प्रोड्यूसर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं या ब्राउन ऑनर्स हैं या जो प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करते हैं उनको कंपलसरी है क्या, यू हैव टू रजिस्टर्ड ऑन सेंट्रलाइज पोर्टल। एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे सबको रजिस्टर होना पड़ेगा। 4 कैटेगरीज हैं प्लास्टिक्स की, एक है रिजिड, एक है फ्लेक्सिबल, एक है मल्टी लेयर्ड और एक है कंपोस्टेबल प्लास्टिक। मीन्स 4 पैकेजिंग को डिवाइड कर रखा है, रिजिड, फ्लेक्सिबल, मल्टी लेयर्ड और कंपोस्टेबल। टारगेट फिक्स कर रखे हैं EPR के कि आपको इतने टाइम पे इतना आपको जो प्लास्टिक वेस्ट को आपको कलेक्ट करना है EPR। देन जो रिजिड प्लास्टिक है, मीन्स जो बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं या जो फ्लेक्सिबल नहीं होती, उसको रिसाइकलिंग में दिक्कत आती है, तो उसको आपको क्या करना है, रीयूज़ करना है। तो रीयूज़ ऑफ रिजिड जो क्लासिफिकेशन, रिजिड मतलब जिसको आसानी से हम नहीं कर सकते रिसाइकल। और दूसरे का उन्होंने कहा है कि जो बाकी जो पैकेजिंग है उसको कम से कम रिसाइकल पे फोकस करें। ये सारी बात उन्होंने कही है, रिसाइकल करें पैकेजिंग्स को और उनका वापस से आप यूज़ करें रिसाइकल्ड प्लास्टिक को। ये सारी बातें आपकी गाइडलाइंस के अंदर आती हैं। इसके बाद जो मैंने कहा अभी, सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल ऑलरेडी बना रखा है। किसी के पास सरप्लस EPR सर्टिफिकेट्स है, फॉर एग्जांपल उसने जो उसकी लाइबिलिटी बनती है प्लास्टिक इकट्ठा करने की उससे ज़्यादा कर रखा है, इफ़ ए पर्सन हैव सरप्लस EPR सर्टिफिकेट्स, वो उसको सेल कर सकता है, अगर कम है तो परचेज कर सकता है। इट मीन्स हमें अल्टीमेटली क्या करना है, प्लास्टिक वेस्ट को वापस बुलाना है सिस्टम के अंदर। तो कोई भी बुला के रखे, अल्टीमेट एम है कम करना है, तो हमने उसके लिए EPR सर्टिफिकेट्स भी ला रखे हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो आप पे कंपनसेशन लगाया जाएगा, अगर आप नहीं मानते हो EPR को तो। और सबकी वेरिफिकेशन होगा, ऑडिट होगा, मॉनिटरिंग होगा, सारी जो भी कंपनीज, प्रोड्यूसर्स, जो भी एंटिटीज है सबके साथ। ये भी आपको याद रखना है। देन अभी हाल ही में बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक्स हैं उनके लिए
BIS स्टैंडर्ड्स जारी कर दिया गया है और CPCB ने सर्टिफिकेशन जारी कर दिया है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के लिए कि कौन कौन सी होती है, उन पर मार्क आएगा लिखा हुआ अब से। देन बैटरी मैनेजमेंट रूल हम 2022 में लेके आए हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें सारी बैटरीज आती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज हो, पोर्टेबल हो, ऑटोमेटिक हो या इंडस्ट्रियल हो, ऑल बैटरीज आर कवर्ड। और इसमें भी क्या ला दी हम लोग, EPR। तो क्वेश्चन बनेगा प्री में कि बैटरी रूल्स में EPR आते हैं कि नहीं, तो उसमें आते हैं। और याद रखा, बैटरी वेस्ट का रूल अलग है ई वेस्ट से, ई वेस्ट के रूल अलग हैं और बैटरी उन्होंने एकदम अलग बनाया है, तो बैटरी रूल में ये अलग आते हैं, ये आपको याद रखना है। देन आपका अलग से ई वेस्ट रूल्स है, तो ई वेस्ट रूल अलग आए हैं और बैटरी के रूल्स अलग आए हैं। ई वेस्ट रूल्स में क्या है, ये सब पे अप्लाई होता है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, प्रोड्यूसर हो, रिफर्बिशर हो, डिसमेंटलर हो, आपको CPCB में रजिस्टर करना पड़ेगा। मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो या उसको दोबारा बना के रिफर्बिश करते हो, जो भी करते हो आपको रजिस्टर होना कंपलसरी है। अराउंड 106 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हैं वो इसके अंदर आ गए हैं, सबके सब Schedule 1 में डाले गए। इसके बाद आपको टाइकल एक मीन्स एनुअल आपको टारगेट दिया गया है कि आपको इतना ई वेस्ट को रिसाइकल करना है, जितना अगर आपने जो भी आपने सोल्ड किए इक्विपमेंट उस बेसिस के आधार पे आपको टारगेट दिया जाएगा कि एनुअल बेसिस पे आपको इतना रिसाइकल करना है बेस्ड ऑन प्रीवियस टारगेट्स। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स, उसको भी शामिल कर दिया गया है न्यू रूल्स के अंदर। सोलर PV मॉड्यूल्स, पैनल, सेल को भी न्यू रूल्स में शामिल किया गया है। उसके बाद रिसाइकल क्वांटिटी जो कंप्यूट जो की जा रही है वो हम एंड प्रोडक्ट से नापेंगे कि आपने जो रिसाइकल क्वांटिटी क्या है उसका हम देखेंगे एंड प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स क्या निकला उससे हम लोग काउंट करेंगे ताकि फॉल्स क्लेम कम से कम हो जाए। इसके बाद इसमें भी फिर से क्या आया है, EPR सर्टिफिकेट आया है, वही सरप्लस, और अगर आपका डेफिसिट है मतलब ज़्यादा है या कम है तो आप सेल एंड बोर्ड कर सकते हैं। इसमें भी क्या लाया गया है, सिमिलर कंपनसेशन जो प्लास्टिक में था वो यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये दोनों प्लास्टिक से ही कॉपी किए गए। तीसरा, कोशिश की जाएगी जो भी आप क्या बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उसमें हैजार्डस सब्सटेंस कम से कम होना चाहिए। हैजार्डस मीन्स लाइक लेड का यूज़, अगर हम बात करें तो लेड कम होना चाहिए, आर्सेनिक कम होना चाहिए, जो जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो कम से कम होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी लोग जुड़े हैं किसमें, चाहे वो डिसमेंटलिंग के काम में हो, रिसाइकलिंग काम में हो, उन सब के वर्कर्स की आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो लास्ट में बात करते हैं वे अहेड की। बात की है वे अहेड में सिंपल उन्होंने कहा है कि आपको 5P पे काम करना पड़ेगा। 5P क्या होता है, जो पीपल की बात होती है मीन्स जनता को शामिल करें, पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान दें। देन उन्होंने प्लानिंग की बात करी है, देन प्रोग्राम ठीक होना चाहिए, एंड प्रोजेक्ट। उन्होंने ये नया 5P का मॉडल दिया है कि हमें क्लाइमेट को ध्यान में रखने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन दिस 5P। एंड साथ में उन्होंने कहा है कि हमें हमारा जो फेयर शेयर है ग्लोबल कार्बन बजट में से वो डिमांड हमको करना चाहिए और हमें इक्विटेबल शेयर की बात करनी चाहिए। और तीसरा है कि इंडिया को क्लाइमेट जस्टिस के कॉल पे जाना चाहिए। तो ये बातें पता होनी चाहिए जो उन्होंने कहा। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो पता होना चाहिए। अच्छा, आगे एक टॉपिक आया था TX2 अवार्ड किसको मिला है, तो दो नाम जो साइट थी बताता हूँ। साइट है सत्यमंगलम रिजर्व तमिलनाडु में जो है, और दूसरा है पेंच जो MP और महाराष्ट्र में है। ओके, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व उसको मिला है TX2 और पेंच को मिला है TX2, मीन्स इन्होंने डबल किए हैं टाइगर्स को, तो यह याद रखना। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।